नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम कश्मीर एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में हम बात करते हैं अपने जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की। आइए आगाज करेंगे हेडलाइन से। त्राल एनकाउंटर के दौरान 42 आरआर से तैनात शहीद अजय कुमार की नम आंखों से विदाई। आर्मी अफसरान और जवानों ने खिराज अकीदत पेश की। कठुआ रेप और कत्ल मामले में क्राइम ब्रांच का डिफेंस के वकील के खिलाफ अपील दाखिल करने का फैसला। वकील पर गलत बयानी के जरिए माहौल खराब करने का इल्जाम। गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों में खौफ और हरासा का माहौल। मामले के फिरकावाराना रंग अख्तियार करने के बाद लोग वादी चेनाब की तरफ हिजरत करने को मजबूर। कठुआ रेप और कत्ल मामले पर मुसलसल एहतजाज के बाद तलबा का एहतजाज और पैगाम। गांदरबल के तलबा की तालीम मुतासिर न करने की अपील। और 3 साल बाद वादी लौटे सलाम खान की एक झलक के लिए नौजवान सोनमर्ग पहुंचे। शूटिंग की जगह पर इजाजत न मिलने पर घंटों किया इंतजार। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और बुलेटिन का आगाज इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पुलवामा से बड़ी खबर आ रही है। साबिक पीडीपी लीडर गुलाम नबी पटेल की मिलिटेंटों ने गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया है, हलाक कर दिया है। यह मामला और यह हमला जनूबी कश्मीर के राजपुरा इलाके का है। जिस वक्त उन पर हमला किया गया उस वक्त पटेल अपनी कार में जा रहे थे। इस हमले में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर भी जख्मी हो गए हैं। पीएसओ पटेल को गोली मारने के बाद मिलिटेंट पीएसओ की सर्विस रिवॉल्वर लेकर भाग गए। पटेल ने हाल ही में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की थी। गोली लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके दोनों पीएसओ को अस्पताल में दाखिल कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पुलवामा से आ रही, जहां साबिक पीडीपी लीडर गुलाम नबी पटेल की मिलिटेंटों ने गोली मार करके कत्ल कर दिया है। और पटेल की मौत पर जम्मू कश्मीर की वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके इजहार अफसोस किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाकयात से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इस वाकये ने एक और कुनबे को झकझोर कर रख दिया है। तो गुलाम नबी पटेल जो कि कांग्रेस में शामिल हो गए थे, पीडीपी के पहले वो लीडर रहे हैं, उनका कत्ल कर दिया गया है। बड़ी खबर। सीएम महबूबा मुफ्ती ने इसमें ट्वीट करते हुए कहा कि इस तरह के हमलों से, इस तरह की कोशिश से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक और कुनबे को आपने झकझोर कर रख दिया। और इस वक्त हमारे कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सैयद तजम्मुल, जिस तरह का ये मामला एक बार फिर सामने आया है, सियासी लीडरान को, मेन स्ट्रीम के लीडरान को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश। बिल्कुल इमरान, आपको याद होगा कि कश्मीर एक्सप्रेस में ही हमने लगातार जो खबरें आप तक पहुंचाई, उसमें सबसे बड़ी खबर जो थी गुज़िश्ता साल जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील का इसी तरह से दिन के उजाले में कत्ल कर दिया गया। उनका सिर्फ कसूर इतना है कि वो लोगों को सामाजिक कामों की तरफ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद 2002 में जब जेएन पटेल सियासी उफक पे छाए रहे, वो पहले मेडिकल प्रैक्टिस किया करते थे, कंपाउंडर माने जाते थे अपने इलाके के और सामाजिक काम में बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। और उसके बाद 2002 में उन्होंने उस वक्त सामाजिक कारकुन की हैसियत से सामने आए और एक इलेक्शन तनहा लड़ा, जो कि उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट यानी दुर्गशान द्रावी की क़यादत में जो पार्टी थी उस वक्त उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद 2014 में मौजूदा पीडीपी के मेंबर डॉक्टर हसीब द्राबू के लिए कैंपेन किया और यकीन माने कि बड़ी जांफिशाई के साथ डॉक्टर द्राबू के हम पल चले और आसपास तमाम इलाकों में डॉक्टर द्राबू के लिए वोट बटोरे। उसके बाद डॉक्टर द्राबू वज़ीर खजाना भी बने, लेकिन तलखियां रिश्तों में पैदा हुई। जीत के बाद गुलाम नबी पटेल जो है ज्यादा देर तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में नहीं रहे और उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। उसके बाद गुलाम नबी पटेल ने भारतीय जनता पार्टी की कई अहम मीटिंगों में हिस्सा लिया, कांग्रेस पार्टी की कई अहम मीटिंग में हिस्सा लिया और कौमी पार्टियां चाहती थी कि जेएन पटेल जो है वो राजपुरा और उसके गिरदनवा में लोगों की खिदमत के लिए उनके पार्टी का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में
मेंबरशिप के लिए किसी भी ऑफिशियल पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं किया और यूं साबिक पीडीपी लीडर बनकर ही जिए और आखिरी लम्हा तक उन्होंने समाजी खिदमत की। बड़ी बदकिस्मती से आज गुलाम नबी पटेल जो है वो अपने इलाके में स्कॉर्पियो गाड़ी में जा रहे थे, किसी दौरान अंधाधुंध गोलियां चली और टारगेट किलिंग से गुलाम नबी पटेल की जिंदगी का खात्मा कर दिया, जिसके बाद मकामी लोग जमा हुए और उनकी समाजी खिदमत के तई उनको याद किया गया। घर उन्हें अस्पताल ये तमाम हरकतें ये साबित करती है मिलिटेंट्स की कि जिस तरह से वो कहते हैं कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं या उनसे उनका मुकाबला है, फिर वो कहां है? सिविलियन मारे जा रहे हैं, सियासी लीडरान मारे जा रहे हैं। ये तमाम लोग भी जो मारे जा रहे हैं सियासी लीडरान मेन स्ट्रीम के ही सही, वो कश्मीरियों के लिए ही तो काम कर रहे हैं। देखिए इमरान, आप जम्मू कश्मीर का ग्राफ निकालें, जब 87 से लेकर 2018 तक बंदूक की गरगरिश के बीच में अवाम ने अपने दिन और रात गुजारे, शब रोज गुजारे, उसमें आपको देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम लीडरान है, जो काफी कम दर्जे के मेन स्ट्रीम लीडरान थे, उनका कत्ल किया गया। सिवाय एक होम मिनिस्टर के जो रियासत जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उन्हें माइन ब्लास्ट से उनका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद जो दर्जा चहरम के, यानी वो लोग हैं जो इलेक्शन में छोटी बड़ी पार्टियों के साथ जुड़ते हैं या वो लोग हैं जो समाजी खिदमत में सियासी मकाम हासिल नहीं कर पाए, निशाना उन पे रहा। आपने देखा होगा कि यहाँ के वुज़रा रह चुके या मौजूदा वजीर जो है, कई बार हमने देखा होगा पथराव हुआ होगा, कई बार हमने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम पार्टियों में अब्दुल्ला को भी खिफ्त का सामना करना पड़ा, कई बार महबूबा मुफ्ती, कई बार दीगर लीडरान को भी। लेकिन बंदूक जो निशाना था वो सादा किसी ने नहीं, मेन स्ट्रीम लीडरान ने। लेकिन गुज़श्ता कई बरसों से एक नई रिवायत चली, जबकि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गाफ के चेयरमैन सैयद अली शाह गिलानी ने उस वक्त भी बयान जारी किया कि जब एक केबल ऑपरेटर की मौत शोपियान में वाकया हुई, इसी तरह के वाकये में उसके बाद गुलाम नबी पटेल अब और इससे पहले अब्दुल गनी वकील जो थे, जो उनका ताल्लुक राजपुरा से था, पीडीपी से ताल्लुक था, जब उनका कत्ल किया गया तो सैयद अली शाह गिलानी ने कहा कि मेन स्ट्रीम लीडर के खिलाफ जो भी बंदूक का इस्तेमाल करेंगे वो इंसानों में शुमार नहीं किए जा सकते हैं। बावजूद इसके मिलिटेंट नहीं समझ रहे हैं और वो अपनी हरकत को अंजाम दे रहे हैं। किस तरफ वो जाना चाहते हैं, उनका मौकिफ क्या है, ये भी अब साफ हो गया है। सिर्फ तशद्दुद और खून। क्या कश्मीरियों को ये पसंद है? क्या कश्मीरी इसे एक्सेप्ट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका सैयद तजम्मुल श्रीनगर से इस पूरी बातचीत के लिए। और जैसे कि चर्चा थी, कैबिनेट मीटिंग के दौरान कुछ सीनियर अफसरान के तबादले के फैसले भी हुए। इनमें आईएएस और रियासती एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दोनों के अफसरान शामिल हैं। ऑर्डर के मुताबिक यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हिलाल अहमद पारे को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की स्पेशल ड्यूटी दी गई है। वहीं मोहम्मद जावेद खान को टेक्निकल एजुकेशन, यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ओहदे पर ट्रांसफर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी सरमद हफीज को इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ओहदे पर ट्रांसफर किया गया है और स्टेट पावर डेवलपमेंट के एमडी शाह फैसल को टूरिज्म डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी पर ट्रांसफर किया गया है। वहीं साइल और वाटर कंजर्वेशन के डायरेक्टर को एआरआई और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ओहदे पर ट्रांसफर किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ फूड, सिविल सप्लाईज और कंज्यूमर अफेयर के सेक्रेटरी एमडी खान को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी के ओहदे पर ट्रांसफर किया गया है। तो कई आला अफसरान के तबादले। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ये फैसला सामने आया है और कई अफसरान के अब तबादले किए जा रहे हैं। शुमाल मशरक़ी रियासत मेघालय में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी कि अफ्स्पा हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर से भी इस एक्ट को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातों के साथ साथ हुक्मरान जमात पीडीपी के अंदर भी इस कानून को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही इसे हटाने की बात करती रही है। यह अलग बात है कि अपने दौरे इख्तिदार में उसने भी इस कानून को नहीं हटाया। पीडीपी एमएलए राजा मंजूर और हुकूमत में शामिल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद डार का कहना है कि इस मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत होनी चाहिए। वहाँ से अफसर को उठाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव लॉट ऑफ पावर्स अंडर आर्मी एक्ट जो है प्रिवेलिंग होती है स्टेट में या कंट्री में। आर्मी एक्ट के तहत अपने पावर्स होते हैं फौज के पास, वो उतराते हैं। और ये वक्त की ज़रूरत है कि जहाँ जहाँ अमन हालात ठीक होते हैं वहाँ पर अलसफा जो ये अफसर जो है आर्मी स्पेशल फोर्स एक्ट को मरहलावार तरीके से उठाना चाहिए। और ये भी एक स्टेप आ सकता है फ्यूचर में
फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में हालात ठीक होने पर वक्त की ज़रूरत है कि आर्म्ड स्पेशल फोर्स एक्ट को हटाया जाए। बेशक इसमें कोई शक नहीं, हम पहले से ही ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में आपको लगता है कि हालात ठीक हो रहे हैं उन इलाकों में आप सपा रखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर कहीं ज़रूरत है तो फिर उसके लिए आपको देखना चाहिए कि कहाँ ज़रूरत है कहाँ नहीं है। तो अननेसेसरली उन लोगों को भी इन्वॉल्व किया जाता है अफसपा में। इट्स ए ड्रैकोनियन लॉ, एवरीबडी सेज लाइकवाइज। लेकिन जब ज़रूरत थी तो तभी तो लगना चाहिए ना। जैसे उन्होंने वहाँ पर किया, ऐसे उनको दे शुड आल्सो एक्सरसाइज दीज पावर्स हियर इन J&K आल्सो। कई बार मुझे लगता है उन्होंने कहा कि हम यहाँ से ये जो ड्रैकोनियन लॉज है जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो अप्लाई हुए हैं तो ये हम ख़त्म करेंगे। हम भी इस इंतज़ार में है कि कब ख़त्म करें, क्योंकि मुझे लगता है ये एक लाइसेंस है टू किल द पीपल। देखिए, आपने खुद ही कहा है कि जहाँ पर हालात ठीक रहे वहाँ से हटाया गया, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपसा हटाने के लिए ज़रूरी है हालात का ठीक होना। जब तक हालात ठीक नहीं होंगे तब तक आपसा नहीं हटाया जा सकता, चाहे जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई और जगह हो। दूसरी बात, जब तक सेना को ऑपरेट करना पड़ेगा ऐसे इलाकों में तब तक सेना को कोई ना कोई प्रावधान चाहिए, क्योंकि सेना के पास पुलिसिंग राइट्स नहीं है जो कि एक पुलिस वाले के पास होते हैं, लेकिन काम उनको जो करना पड़ता है वो पुलिस से भी ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए सेना को वहाँ पे काम करने के लिए ऐसे अधिकार देना ज़रूरी है जो कि आफ्सा के जरिए उनको दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि इस वक्त हालात जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं कि यहाँ पर आफ्सा हटाया जाए। आफ्सा हटाने का वक्त तभी आएगा जबकि पूर्ण तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर शांति होगी। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली सागर ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की थी कि रियासत से अफस्पा को हटाया जाए। सागर साहब, उमर साहब आप जब सरकार में थे आप लगातार कह रहे थे कि उमर साहब ने कहा कि 6 साल का जो उनका दौर है कांग्रेस के साथ, अब सपा हट सकता है। अब नॉर्थ ईस्ट से कोशिश की गई मार्क्स की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड इस वक्त क्या है? अच्छी कोशिश है, अच्छा मेरे ख्याल में स्टेप है। वो जिस अजाब में हम हैं शायद वो स्टेटें भी इस अजाब से दरगुजर उन्होंने वो रास्ता पार किया है। इस सिलसिले में हमारी जो डिमांड थी अफसपा को हटाने की 1990 से लेकर अब 29-30 साल हो रहे हैं, तो और उसकी वजह से बहुत सी ऐसे हादसात हुए जिनकी वजह से हालात और मज़ीद ख़राब हो गए। मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुन टाइम है जबकि मुल्क के वज़ीर आज़म ने लाल किले से नारा दे दिया कि गोली से नहीं गाली से नहीं बात बनेगी गले लगाने से, और मेरे ख्याल में उस स्लोगन को अमली जमा पहनाने का ये अच्छा मौका है कि अफसपा को हटाने के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा और उसके साथ पीस रेस्टोर करने की जो हम बातें कर रहे हैं उसके लिए एक माहौल बनेगा, बातचीत के लिए एक माहौल बनेगा, एक खुशगवार माहौल बनेगा जो रियासत की बेहतरी होगी जिसमें, और उसमें मरकज़ हमारे मुल्क के लिए भी बेहतरी होगी। सागर साहब, आप जब हुकूमत थे तो आपने कोशिश की थी और मरकजी वज़ीर दाखिला को तकरीबन ऑन बोर्ड लिया था कि जम्मू कश्मीर खासकर श्रीनगर से और कई मैदानी इलाकों से जहां ज़रूरत नहीं है आप सपा हट सकता है। कौन सी रुकावटें थी उस वक्त हायल जो आज हमें इस इशू को एड्रेस करने में रुकावट हो सकती? मेरे ख्याल में बहुत सी एजेंसियाँ होती हैं इसमें जिनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बोर्ड लेती है, और उस वक्त भी उन एजेंसियों को ऑन बोर्ड लिया गया। बहुत सी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बाकी एजेंसियां हैं। उस वक्त उन्होंने नहीं मुनासिब समझा, लेकिन हमारा ये मानना था और हमारा ये यकीन था कि अफसपा को अगर कुछ एरिया से जैसे कि उमर साहब ने कहा था उस वक्त हटाया जाए उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स निकलेंगे। आज भी हम कहते हैं कि जो जातियाँ हो रही हैं, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जिनके बारे में फिर लोग सड़कों पे आते हैं, इस चीज़ को चेक करने के लिए ये अपॉर्चुन टाइम है कि इस बारे में फ़ैसला लिया जाए। जिस तरह मरकज़ी गवर्नमेंट ने दूसरी स्टेटों के बारे में फ़ैसला लिया, जम्मू कश्मीर में भी फ़ैसला लिया जाए। उससे एक माहौल बन जाएगा कि बातचीत का माहौल बन जाएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें एक सिग्नल जाएगी जिससे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए मदद मिल जाएगी। जैसा कि चीफ मिनिस्टर, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर है, उनकी अलायंस है इस वक्त बीजेपी के साथ, उनका दावा है, उनने एजेंडा ऑफ अलायंस की आज बात की है उनके एक पार्टी सीनियर लीडर ने। तो मेरे ख्याल में उनको भी आज बात करनी चाहिए
वो बात नहीं करते हैं। उनको अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए कि वो अफसपा के बारे में मौजूदा हुक्मरान पार्टी की खासकर PDP का क्या स्टैंड है। वहीं श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली सागर ने जी सलाम से खास बातचीत में कहा कि हमारी सरकार ने अपनी तरफ से सारी कोशिशें की थी कि रियासत से अफसपा को हटाया जाए। आपको बता दें कि PDP से एजेंडा ऑफ अलायंस का अहम नुक्ता करार देती, लेकिन पार्टी के नायब सदर सरताज मदनी और बीजेपी तर्जुमान रिटायर्ड इसे हालात के साथ मशरूत करार देते हैं। PDP और बीजेपी इस बात पर मुत्तफिक है कि देर सफेद इस कानून को रियासत से जाना ही है, लेकिन हालात नॉर्मल होने से कबल इसे हटाना मुश्किल है। तो आपको बता दें कि मेघालय में इस कानून को हटा दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से इस कानून को हटा दिया गया, इस एक्ट को हटा दिया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी इस बात को लेकर के मांग उठ रही है। एक रोज कबल तराल तसादुम के दौरान शहीद हुए अजय कुमार को नम आंखों से आर्मी अफसरान और जवानों ने खराज अकीदत पेश की। शहीद अजय कुमार 42 RR में तैनात थे। श्रीनगर के BB कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, चिनार क्रॉप्स के कमांडर के अलावा दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने भी शहीद को खराज अकीदत पेश की। एनकाउंटर के दौरान शदीद तौर पर जख्मी हुए अजय कुमार को इलाज के लिए 92 बेस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 25 साल अजय कुमार ने 5 साल कबल आर्मी ज्वाइन की थी। शहीद अजय कुमार की आखिरी रस्मात सिरमौर जिले के उनके आबाई गांव पंजोला में होगी। तो शहीद को खराज अकीदत पेश की गई। अजय कुमार ने अजीम शहादत पाई थी। अजय कुमार को नम आंखों से आर्मी अफसरान और जवानों ने खराज अकीदत पेश की। शहीद अजय कुमार 42 RR में तैनात थे। श्रीनगर के BB कैंट में लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, चिनार क्रॉप्स के कमांडर के अलावा दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। एनकाउंटर के दौरान शदीद तौर पर जख्मी हुए अजय कुमार को इलाज के लिए 92 बेस हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, लेकिन डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए। अजय कुमार हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे और 25 साल की उम्र में उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी, यानी आज से 5 साल कबल, और 30 साल की उम्र में उन्होंने अजीम शहादत पाई है। कठुआ रेप और कत्ल मामले में क्राइम ब्रांच ने डिफेंस के वकील के खिलाफ अपील दाखिल करने का फैसला किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि मुल्जिम के वकील दानिस्ता तौर पर गलत बयानी के जरिए माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल क्राइम ब्रांच ने सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को बुनियाद बनाते हुए डिफेंस लॉयर के खिलाफ कोर्ट से रुजू करने का इस मामले में फैसला किया है। कोर्ट से क्राइम ब्रांच के मुताबिक वीडियो में एक गवाह को यह कहते हुए दिखाया गया है कि उसे मुल्जिम विशाल शर्मा के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर किया गया। वाज़ेह हो कि विशाल इस मामले का मेन मुल्जिम संजी राम का लड़का है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक दिफा के वकील इस बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के तौर पर मुश्तहिर कर रहे हैं, जबकि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह वीडियो कोर्ट अहाते के बाहर शूट किया गया है। क्राइम ब्रांच का इल्जाम है कि डिफेंस लॉयर गवाह को धमकाने और लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ में अंकुर शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि इस मामले में डिफेंस लॉयर है कठुआ मामले में। उनसे बात करते हैं, वो खुद फोन लाइन पर हैं, उनसे बात करेंगे। जी, ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसको लेकर आपका रद्देमल, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे अंकुश। देखिए, कोई वीडियो है ही नहीं तो वायरल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जी। और दूसरी बात, इसमें डिफेंस लॉयर 3 हैं, कम से कम 3 सेट ऑफ लॉयर्स हैं जो अलग अलग एक्यूज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक झूठी स्टोरी, फॉल्स स्टोरी प्लांट की गई। कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें कोई भी विटनेस किसी भी तरीके का अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर रहा हो या कुछ बता रहा हो। ये तो हम सरप्राइज हैं देख के कि इस तरीके से फॉल्स स्टोरीज कैसे प्लांट की जाती है। और आप भी बिना वेरिफिकेशन करके टीवी पे प्रोग्राम चला रहे हैं। आपने नहीं, हम बिल्कुल हम इस बात की खुद तस्दीक नहीं कर रहे हैं अंकुश।
हम आपका रद्द-ए-अमल ले रहे हैं, इसलिए हमने आपको फोन लाइन पर जोड़ा, क्योंकि खबर यह भी एक और मुतनाज़ा वीडियो वायरल हो रहा है। मकामी मीडिया के मुताबिक वीडियो में आपके जो मकामी मीडिया है जम्मू कश्मीर का, उसके मुताबिक जम्मू के अक्सरियती तबके के लोगों से अपनी जमीन जायदाद और अकलियती तबके को न बेचने की भी अपील की गई है। यह भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा लोगों से, गुज्जर समाज के लोगों से दूध और उससे बनी अशिया न खरीदने की भी अपील की गई है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? करने से पहले मेरी प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। ये एक डॉक्टर्ड और फॉल्स वीडियो है। कोई पुराना कुछ जोड़ तोड़ के कुछ बताया गया है। एनक्रोचर्स के विरुद्ध हमारी कार्रवाई जो है समाज के लेवल पे वो चल रही है। हमने केस में, कोर्ट में केस तक किए हैं 25,000 करोड़ के रोशनी भूमि घोटाले में। उसके बारे में चर्चा, उसको जोड़ तोड़ के और ये फॉल्स न्यूज इम्प्लांट करना, ये बहुत घटिया राजनीति जो है वो कर रही है। और सरकार जो है सिचुएशन को कम्युनलाइज कर रही है। मुझे लगता है इससे परहेज करना चाहिए। ऐसी कोई भी वीडियो जो विटनेस की हो, आज तक एक भी शख्स ने नहीं देखी। ये झूठा प्रोपेगेंडा है, फॉल्स न्यूज प्लांट की गई है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आप न्यूज चलाने से पहले कम से कम वो वीडियो की प्रति उनसे ले लेते जिन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई वीडियो चल रही है। विटनेस की मैं कह रहा हूँ, विटनेस की कोई भी वीडियो मार्केट में नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है। और फिर भी अगर विटनेस कल को अपनी वीडियो बना दी है, किसी को देखे कुछ लोगों से कहना भी चाहे, तो उसमें कोई इलीगैलिटी भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में कोई ऐसी वीडियो नहीं है। एक झूठी न्यूज इम्प्लांट की गई है और माफी मांगी। तो आपके मुताबिक इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? जब आप कह रहे हैं कि ये सब प्लान किया गया है और ये गलत तशहीर की जा रही है, तो इसके पीछे कौन हो सकते हैं? देखिए, मेल आपको आई, एजेंसीज ने न्यूज आपको भेजी, आपने वो वीडियो देखी नहीं क्योंकि वो वीडियो पे एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी तफ्तीश आपको करनी चाहिए और उन लोगों का खुलासा करना चाहिए कहाँ से ये न्यूज आई। और बिना उस वीडियो को देखे हुए या बिना उस वीडियो का कोई लिंक प्रोवाइड किए हुए किस तरीके से खबर बनाई गई और किस तरीके से खबर चलाई गई, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये खबर बनाई गई है, आप मकामी मीडिया वहां का ऐसा कर रहा है, तो आपको किस पर शक है? क्यों शरारत है? अगर आपको कहना है अगर ये हो रही है तो क्यों हो रही है? आपके खिलाफ या जी? सबसे मेरे खिलाफ वाली बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसी वीडियो तो बनाई नहीं है पहली जी। दूसरा, अगर इसमें कोई विटनेस आके या विटनेस, और बाकी जिनकी वो बात कर रहे हैं वो तो विटनेस भी नहीं है, अगर आके सपोज कोई वीडियो कोई बनाता भी है तो उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है। तीसरी चीज, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये विटनेस की वीडियो वायरल हो रही है, आज तक किसी ने वो वीडियो देखी नहीं, उसकी कोई वीडियो है ही नहीं। वायरल होने का प्रमाण ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे भी जांच करवाइए कि किस तरीके से नेशनल मीडिया को और आपको खासकर गुमराह किया गया इस तरीके की खबर चलाने पे, एक ऐसी वीडियो की बुनियाद पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अंकुश शर्मा, इस पूरे मामले को फिरकावाराना रंग देने की हर तरफ से जबरदस्त कोशिश की गई और इसको लेकर किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ ये फिरकावाराना रंग देने की कोशिश है? अगर आपका कहना है कि वीडियो भी या इस तरह की कोशिश भी जो है फेक है, गलत है, आप वेरीफाई करिए। और आप सबसे पहले, आप इस न्यूज आइटम में केवल यही कहा गया है कि एक विटनेस की वीडियो वायरल हो रही है। आप उस विटनेस की वीडियो है जो वो ढूंढिए। अगर आपको इस संसार में, यूनिवर्स में, सोशल मीडिया पे कहीं भी ऐसी कोई वीडियो दिख जाएगी तो आप मुझे फोन करके अपने प्रोग्राम पे फिर बुला लीजिएगा और फिर हम बात कर लेंगे। शुक्रिया अंशुल शर्मा बात करने के लिए जी सलाम से। तो ये खुद अंशुल शर्मा थे जो कि इस पूरे मामले में मुलजमान के पैरवी कर रहे थे। अंकुश शर्मा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है। उनका ये रद्दमल सामने आया है। उनका कहना है कि एक साजिशन ऐसा किया जा रहा है। उधर मामले की सुनवाई कर रहे कठुआ कोर्ट ने इस मामले के नाबालिग मुलजिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मुलजिम के वकील ने उम्र की बुनियाद पर जमानत की अपील की थी, जिसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एएस लांगे ने कबूल करने से इनकार कर दिया है। क्राइम ब्रांच की जानिब से चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही कम उम्र मुलजिम के वकील ने बेल एप्लीकेशन दाखिल कर दी थी। इससे कबल सख्त हिफाजती इंतजाम के बीच कम उम्र मुलजिम को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन मामले की समाअत के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मौजूद न होने के सबब सीजेएम ने मामले की अगली समाअत के लिए 7 मई की तारीख दे दी है। इस मामले में 7 और लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट के मुताबिक अगवा, रेप और कत्ल, इन सभी मुजरिमाना कार्रवाइयों में नाबालिग ने अहम किरदार अदा किया था। ये बात जग जाहिर हो गई है कि 7 मई को नेक्स्ट डेट पड़ी है और चूँकि बचाव पक्ष की तरफ से कोई वकील नहीं हुआ था मुकर्रर अभी तक, और ना ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ अवेलेबल थे, तो जज साहब ने चूँकि पहली फ़ाइल जुवेनाइल की उठाई जाती है और पहली ही फ़ाइल उसकी उठाई गई थी और तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे के करीब फ़ाइल उठाएगी, जबकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर एक्सपेक्टेड हेयर बाय 10 o'clock, वो आए नहीं थे। उनके नहीं आने की वजह से ये तारीख आगे बढ़ गई है 7 मई।
उधर इस मामले में एक ताजा पेशरफ्त ये हुई है कि मुलजिमों के वकील ने मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मकामी सतह पर नाकामी के बाद अदालत उज़्मा से रुजू करने का भी फैसला किया गया है। इधर कठुआ मामले को लेकर आज भी एहतजाज, मुजाहरे और क्लास बायकॉट का सिलसिला जारी रहा। सोपोर डिग्री कॉलेज में तलबा ने पहले कैंपस के अंदर मुजाहरा किया। कॉलेज के बाहर तैनात हिफाजती फोर्सेस के साथ भी तलबा की झड़प हुई। वाज़ेह रहे कि नज़्म व नस्क बनाए रखने के लिए इंतजामिया ने एहतियातन कॉलेज के बाहर हिफाजती दस्तों को तैनात किया हुआ है। कशीदगी को देखते हुए कॉलेज इंतजामिया ने कॉलेज बंद कर दिया। आपको बता दें कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दोबारा खोला गया था, लेकिन इस वाक़े के बाद इसे बंद कर दिया गया है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। आगे बढ़ेंगे। कठुआ मामले को लेकर गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रियासत बिलखुसूस वादी कश्मीर में तालीमी निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। मामला संगीन नौयत का है। तलबा को इसका एहसास है, लेकिन अब उन्हें इसका भी एहसास होने लगा है कि एहतजाज और मुजाहरों से उनका ही नुकसान हो रहा है। गांदरबल के तलबा इस हवाले से पहले आए हैं आगे और पहल करते हुए दूसरे इलाकों के तलबा से उन्होंने अपील की है कि वो एहतजाज और मुजाहरों के चलते अपनी तालीम को मुतासिर न होने दें। इंतजामिया भी इस काम में उनकी पूरी मदद कर रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। तलबा कॉलेज कैंपस को छोड़कर सड़कों पर उतरे, हाथों में बैनर लेकर एहतजाज व मुजाहरा किया। नाराजगी व एहतजाज कठुआ मामले को लेकर है। लेकिन इसमें इतनी शिद्दत आएगी इसका अंदाजा नहीं था। बाज़ जगहों पर तलबा की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प भी हुई। कहीं कॉलेज की प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया। इन सब चीज़ों का असर तालीमी निज़ाम पर भी पड़ा। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, तालीमी सरगर्मियां ठप पड़ गईं। मजबूरन वज़ीर तालीम को सख्त कार्रवाई की वार्निंग जारी करनी पड़ी। स्कूल कॉलेज बंद होने से सबसे ज़्यादा मुतासिर तलबा ही हुए। अगर हम देखें हमारी एजुकेशन सफ़र हो रही है, हम एज अ स्टूडेंट हमें देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है। प्रोटेस्ट भी ठीक है, किसी हद तक प्रोटेस्ट भी हमें करना चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद हम जो स्टोन पेल्टिंग पे उतर आते हैं या जो हमारी जो कॉलेज की खुद की प्रॉपर्टी है उसको डैमेज करते हैं, ये सारा सिस्टम ये गलत है। तो हमें एक ऐसा वे निकालना चाहिए जिससे कि जो हमारी एजुकेशन है उस पर ज़्यादा असर ना पड़े। हड़ताल, संगबारी, एहतजाज वादी में एक तरह से ये रोजाना का मामूल हो चुका है, जिसकी वजह से आए दिन स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं। गांदरबल डिग्री कॉलेज के तलबा का कहना है कि मौजूदा सेशन में 8-9 दिन ही क्लासेस चली है। जाहिर है इसे नेक अलामत नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात यह है कि तलबा इस बात को महसूस करने लगे हैं कि मौजूदा सूरत हाल को उन्हें ही संभालना होगा। 2018 सेशन में पता नहीं पूरे 5 to 6 नॉर्मल डेज हमने दिए होंगे कॉलेज में, बाकी हमारा सारा राह बंद, क्योंकि हमारा इससे क्या होगा, कल का कश्मीर जो होगा वो ख़राब कश्मीर हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर है। एजुकेशन ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे हम चेंज कर सकते हैं वर्ल्ड को। बड़े बड़े टीचर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, मगर एजुकेशन पर ये असर नहीं पड़ना चाहिए। प्रोटेस्टर्स भी ठीक है, मगर ये स्टोन पेल्टिंग, रोड पर आना, कॉलेज प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करना, टीचर्स की इज्जत ना करना, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सफ़र कर रहे हैं। तलबा यकसुई के साथ तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लें, इस हवाले से इंतजामिया भी अपनी जानिब से पूरी कोशिश कर रहा है। कॉलेज इंतजामिया के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि कॉलेज के अंदर बाहरी लोग दाखिल न हो सकें। जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सांगला ने कहा कि तालीमी इदारों का वक़ार बहाल रखना तलबा की जिम्मेदारी है। एक जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी है
जिस तरीके से उसमें डिसिप्लिन है, वो हमारे फैकल्टी मेंबर्स का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है, उस डिसिप्लिन को रिस्टोर करवाना। और फर्स्ट ड्रेस कोड जो हमारे कॉलेजेस का है उसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए। उनके आईडी कार्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्कूल्स में बच्चों के आईडी कार्ड हों, उनकी एंट्री और एग्ज़िट एक्सेस पे इस चीज़ को देखा जाए। और मोबाइल फ़ोन्स एक ऐसा ट्रेंड बनता जा रहा है जो बैन भी हैं एजुकेशन में यूज़ करना, और कहीं ना कहीं ये र्यूमर मॉन्गरिंग में बड़ा इस चीज़ को इजाफा देता है। हमने इनको डायरेक्शन दी है प्रिंसिपल को कि आप उस तरफ ज़रूर दें अगर इस तरह का आपको लगता है। मकामी रुकन असेंबली और मुअज़्ज़िज़ शहरियों ने भी तलबा से अपना ध्यान तालीमी सरगर्मियों पर मरकूज रखने की अपील की। तो मेरा इन नौजवानों से, बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ से ज़्यादा ध्यान दें ताकि आने वाले वक्त में ये मुकाबला कर सकें। बहुत मुश्किलात आने वाले भी हैं, उनसे इनका मुकाबला करना है। इसलिए इनको चाहिए कि स्कूल और कॉलेजों में वापस जाएं और ये अपनी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। चूँकि जज्बात है, यूथ्स में काफ़ी गर्म खून रहता है, तो ठीक है हम उसकी भी कदर करते हैं, लेकिन साथ साथ उनको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अपनी तालीम के तई गांदरबल के तलबा का ये रुझान वाकई काबिल सताइश है। उनके सियासी कायद और बुजुर्ग उन्हें ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि उन्हें अदालत पर भरोसा रखना होगा। दूसरे अजला के तलबा और सियासी लोग इससे सबक हासिल कर सकते हैं। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट। उधर इस मामले को लेकर गुज्जर और बकरवाल समाज के लोगों में खौफ और हरास कम नहीं हो रहा है। मामले के फिरकावाराना रंग अख्तियार करने के बाद जम्मू और आसपास के इलाकों में रहने वाले बकरवाल और गुज्जर समाज के लोग वादी चिनाब की तरह हिजरत करने को मजबूर हैं। कबायली व खाना बदोशों की जिंदगी गुजारने वाले ये लोग बकरवाल और गुज्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। जम्मू और पंजाब के सरहदी अजला में ये अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। कठुआ मामले के बाद ये कबीला सुर्खियों में है। जंगलों और खुले मैदानी इलाकों में रहने वाले इस समाज का बूदोबाश बंजारों जैसा ही है। आजाद मंच, दुनिया व माफिया से बेखबर अपनी जिंदगी जीने का आदी, लेकिन इस वक्त इनके चेहरों पर खौफ व हरास छाया रहता है। कठुआ मामले ने इनमें अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा कर दिया है। बच्चियों और ख़वातीन की हिफाजत को लेकर वो खासे फिक्रमंद हैं। पहले कोई डर नहीं था, इस साल बहुत डर हो गया। इस साल बहुत डराया। मंदिर नजर आते हैं, हम डरते हैं, किथे हुए जलते हैं। निकी निकी छोटियाँ लड़कियाँ, उनको छोड़ कर के हम पानी को नहीं जा सकते हैं, रोटी नहीं बनाने को, लकड़ी नहीं लगा सकते हैं। मुश्किल हो गई उस हिसाब के नाल। हम कितने जंगल में भी किसी जगह मतलब एक दूसरा दूर भी नहीं हो सकता था, जो साथ साथ हो चलेंगे। सिर्फ हमारा घोड़ा भी है, हमारे को बकरी भी है, भेड़ भी है, हम आगे पीछे भी हो सका। कि इस साल जो हस्ता हुआ है, उस हस्ता की वजह से हमें बहुत डर लग गया। हम जंगलों से जाते थे, पहाड़ों से जाते थे, हमारा माल घास खाता था। जनाब इन सड़कों पर तंगी दी है, इसने लोगों ने भी तंगी दी है। जहाँ 10-10, 20-20 लड़के आ जाते हैं, शाम को इकट्ठे होकर आ जाते हैं, गोए में आ जाते हैं, हमल में आ जाते हैं, जगह जगह आ जाते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। गर्मियों के दिनों में बकरवाल व गुज्जर समाज के लोग वादी चिनाब के बालाई इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। आल औलाद के साथ साथ जानवरों का रेवड़ भी इनके साथ होता है। दरअसल यही जानवर इनकी रोजी रोटी का सहारा हैं। जाड़े के दिनों में ये लोग जम्मू और पंजाब के मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। गर्मी में इनका रुख पहाड़ों का होता है। उमूमन हिजरत का यह सिलसिला अप्रैल के अवाखिर में शुरू होता है, लेकिन कठुआ मामले ने इस दफा वक्त से पहले ही उन्हें हिजरत के लिए मजबूर कर दिया। एक अंदाजे के मुताबिक गर्मी के दिनों में तकरीबन 30,000 बकरवाल व गुज्जर लोग चिनाब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो जाते हैं। पहले इन्हें किसी चीज का खौफ नहीं होता था, लेकिन आज वो खौफजदा हैं। हमारी लड़कियां और बहना और बच्चियां ये जंगल में खुला काम करती थी। अभी हमें ऐसा डर लग रहा है कि हम कितने जा रहे हैं। हम किस तरह चला, एक जनानी हमने घोड़ा दे के भेजी अगे, वह एक किली किस तरह कर सकेगी, नहीं उसके साथ बच्ची ने भी भेज सकते हो। ये मुश्किल है जनाब हमारे वास्ते।
पहले हम खुले जाते थे, जंगल में भी जाते थे, एक बंदा भी जाते थे, एक लड़की भी जाती थी, लकड़ी भी ले आती थी, घास भी ले आती थी, रोटी भी बनाती थी, एक घर में भी रहते थे, छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। और उस घर से अब बहुत ही डर गए हैं, बहुत डर गए हैं, जाना जंगल से चलते। बकरवाल व गुज्जर समाज के लोगों की हिजरत एक रवायती अमल है। बस फर्क ये है कि पहले ये छोटे छोटे ग्रुप की शक्ल में होता था, लेकिन कठुआ मामले के बाद इसने काफिलों की शक्ल अख्तियार कर ली है। जान व माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत के लिए सब अब इकट्ठे ही रहते हैं। उन्हें अब किसी पर यकीन नहीं। उन्हें लगता है कि समाज को साजिशन निशाना बनाया जा रहा है। जी सलाम के लिए भद्रवा से राजा रहबर जमाल की रिपोर्ट। सेरिकल्चर एम्प्लॉयज जम्मू प्रोविंस ने अपनी मांगों को लेकर के एहतजाज किया। इस दौरान एम्प्लॉयज ने महकमे पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि वो महकमे में परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन उनसे जबरदस्ती लेबर की तरह काम कराया जाता है। उन्होंने इस दौरान अपनी मांगों का जिक्र भी किया, जिसमें एम्प्लॉयज के लिए वर्क शेड्यूल बनाना, कैपेसिटी से ज्यादा काम न करवाना, वक्त पर डीपीसी करना, दिन और रात काम करने वाले एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा पे और अलाउंसेस देना वगैरह शामिल है, और एम्प्लॉयज को बेवजह हॉर्स न करना, ये मांगे शामिल हैं। सेरिकल्चर एम्प्लॉयज का मुजाहरा, वर्क शेड्यूल बनाने की मांग और ज्यादा काम कराने का इल्जाम, ये खास तौर से इस मुजाहरे में शामिल रहा। अब देखना ही होगा इनकी मांगों पर कितना गौर खोज किया जाता है। वहीं मुख्तलिफ गांव के लोगों ने एक साथ आकर एनएचपीसी और इंतजामिया के खिलाफ नाला मधुमती से पानी की सप्लाई नहीं मिलने के लिए एक बड़ा मास प्रोटेस्ट किया। और तलबे की एहतजाज करने वाले गांव में लहरावापोरा, पुतुशे, वटपुरा, काजीपुरा और कलूसा के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कलूसा और वटपुरा पर बांदीपुरा और सोपोर रोड को भी ब्लॉक किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। एहतजाजियों का कहना है कि इस तरह से 1000 कनाल जमीन की फसल खराब हो गई है। गाँव वालों का एहतजाज इंतजामिया के खिलाफ गुस्सा। बांदीपुरा सोपोर रोड ब्लॉक आप देख सकते हैं, मधुमती से पानी सप्लाई की मांग की गई है। स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डेली विजर्स ने जम्मू के सतावरी में परमानेंट एम्प्लॉयज को ऑफिस से बाहर करके ऑफिस में ताला लगा दिया और खुद ऑफिस के अंदर एहतजाज करने लगे। डेली विजर्स यूनियन के बैनर तले एहतजाज कर रहे लोगों ने कहा कि वो गुज़िश्ता कई बरसों से डेली विजर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। उन्होंने सरकार से 29 अप्रैल तक इस मसले पर फैसला करने की अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना एहतजाज और तेज कर देंगे। इधर रियासत के ऑल डिपार्टमेंट क्लर्क एसोसिएशन से वाबस्ता मुलाजमीन 3 दिनों से हड़ताल पर हैं। 3 रोजा हड़ताल का आज आखिरी दिन रहा, लेकिन हंदवाड़ा के मुलाजमीन की हड़ताल इससे पहले ही शुरू हो गई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर गुज़िश्ता 7 दिनों से मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल पर हैं और मांगे पूरे न होने की सूरत में मुलाजमीन ने भूख हड़ताल और लंबी स्ट्राइक की वार्निंग दी है। यह हड़ताल मुस्तकिल बुनियाद पर तनख्वाह की अदायगी और दूसरे मामलों को लेकर की जा रही है। उधर किश्तवाड़ में भी मुख्तलिफ महकमों के रियासती क्लर्कल स्टाफ ने कामकाज का बायकॉट किया। रोजाना का कामकाज छोड़कर मुलाजमीन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए और पुरजोर एहतजाज किया। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर मुलाजमीन ने हड़ताल को आगे भी जारी रखने का फैसला किया है। इधर नौशेरा के किला दरहाल में लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा इलाके में आबाद बकरवाल समाज के लोगों के लिए बच्चों को तालीम दिलाना भी एक मसला बना हुआ है। जिस पाइपलाइन से पानी की सप्लाई होती है वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से टूटी हुई है। तालीम के लिए इनके बच्चों को 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, लेकिन पानी न होने के सबब इनका स्कूल जाना भी बंद हो गया है। मकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका महकमों से की गई शिकायत का भी कोई खास नतीजा नहीं निकल पा रहा है। वहीं कुपवाड़ा में महकमा तालीम में रहबर तालीम के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे असातिज़ा ने डीडीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले असातिज़ा का कहना है कि इन्हें मुस्तकिल एम्प्लॉय का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा इन्होंने माहाना बुनियाद पर तनख्वाह जारी करने की भी मांग रखी है। हुकूमत मुखालिफ नारा लगा रहे मुजाहिरीन ने शहर में जुलूस भी निकाला। रैली के अख्तिताम पर असातिज़ा ने अपने मुतालबात के हवाले से डीडीसी को अर्जदाश्त भी पेश की। असातिज़ा का कहना है कि गुज़िश्ता
3 माह से इनकी तनख्वाह पेंडिंग में पड़ी हुई है। बुलेटिन में यहां वक्त तो चला एक और छोटे से वक्फे का। लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप बने रहिए जी सलाम के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कठुआ के रियासती ट्रांसपोर्ट की जानिब से सड़क सुरक्षा जीवन सुरक्षा के स्लोगन के साथ कठुआ में 29वां रोड सेफ्टी वीक का आगाज हुआ। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर रोहित खजूरिया ने कठुआ के आरटीओ ऑफिस में रैली को रवाना किया। ये रैली आरटीओ ऑफिस से शुरू होकर कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस पर आकर के इख्तिताम पजीर हुई। इस बात का हलफ भी लिया गया इससे पहले कि ट्रैफिक रूल्स को पाबंदी के साथ माना जाएगा, नाफिज कराया जाएगा और हर कदम अपनी और हर कीमती जिंदगी को बचाने के लिए एक कदम होगा। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस हिसाब से ट्रैफिक की तादाद में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह हर शख्स को ट्रैफिक के कानूनों के जवाबित को मानना होगा। कठुआ में रोड सेफ्टी वीक ट्रैफिक रूल्स पाबंदी का हलफ जिंदगी बचाने का कदम, ये रैली का नाम था और इसी मौजू पर इस रैली को निकाला गया था। अब गाड़ी चलाने वाले को गाड़ी ध्यान से चलानी है और उससे भी बहुत से एक्सीडेंट बच सकते हैं। और बाकी रोड सेफ्टी है, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, इंक्रोचमेंट कम होनी चाहिए। बहुत सी जगह इंक्रोचमेंट है, गाड़ियां ठीक से नहीं चल पाती, तो बहुत से रीजन बन जाते हैं एक्सीडेंट करने के। कुल मिला के हमको सेफ्टी का ध्यान रखना है। 29वें रोड सेफ्टी वीक पर टीआरसी कुपवाड़ा में कुपवाड़ा के एडिशनल डीसी ने मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। इसका मकसद ट्रैफिक के कानून और जवाबित के बारे में बेदार करना था लोगों को। रोड सेफ्टी वीक के तीसरे दिन की शुरुआत योर सेफ्टी सिक्योर योर फैमिली बी कॉन्शियस ऑन रोड की थीम पर थी। आवाम को बेदार करने के लिए एडीसी कुपवाड़ा मिस्टर राहुल यादव ने कुपवाड़ा टीआरसी से रेजीपुरा सुमो बस स्टैंड तक मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया। कुपवाड़ा में इस तकरीब रोड सेफ्टी वीक मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद खास तौर से लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। वहीं एआरटीओ बारामूला ने 29वें रोड सेफ्टी वीक के मौके पर सोपोर के डाक बंगले पर मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। रोड सेफ्टी वीक के तीसरे दिन की शुरुआत योर सेफ्टी सिक्योर योर फैमिली बी कॉन्शियस ऑन रोड की थीम पर थी। इस मौके पर बारामूला के आरटीओ सैयद नूरुद्दीन अंदराबी ने बताया कि लोगों को बेदार करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम पूरे हफ्ते किए जाएंगे। 2-3 महीने के बाद जरूर होने चाहिए, जिससे कि लोगों को फायदा पहुंचे। जो नए ड्राइवर आते हैं, जो और भी हैं साहिबान जिनको पता नहीं चलता है, हम भी कोशिश करेंगे आगे दूसरों को बताने के लिए। अच्छी तरह से समझा दिया तो हमें पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बनिहाल की। लेकिन इससे पहले भी अगर हम बात करें बनिहाल की, तो बनिहाल में नवटुक इंजीनियरिंग कॉलेज की जानिब से एक बेदारी रैली निकाली गई, जिसमें इस बात को लेकर कि रोड सेफ्टी जिंदगी में सबसे अहम है। ड्राइवर्स को आगाह किया गया, सही ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, गाड़ी चलाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह भी इस रैली के जरिए मैसेज देने की कोशिश की गई। और 3 साल बाद वादी लौटे सलमान खान की एक झलक के लिए दूर दूर से नौजवान सोनमर्ग पहुंचे। शूटिंग की जगह पर इजाजत न मिलने पर सलमान खान के फैंस ने घंटों इंतजार किया, लेकिन अपने पसंदीदा अदाकार से मिलने का कोई भी मौका फैंस नहीं छोड़ना चाहते थे। शहरों के नाम लेते हैं और अगर तेरा घर वहां पर हुआ तो तू हाथ उठा लेना। मेरठ, फरीदाबाद, ग्वालियर, झांसी, पटियाला, अमृतसर, जोधपुर, जयपुर, सलमान खान जिसने 3 साल पहले कश्मीर की खूबसूरत वादी पहलगाम में अपनी फिल्म बजरंगी भाईजान की शूटिंग की थी, अब वादी में अपनी नई फिल्म रेस 3 की शूटिंग के लिए सोनमर्ग पहुंचे हैं, जहां वो इस फिल्म के 2 गाने शूट करेंगे। मल्टी स्टार फिल्म में सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडिस दिखेंगी।
उनका प्लान अभी इस टाइम ये, वो 2 गाने शूट कर रहे हैं, रेस 3 के 2 गाने जो मेन गाने उसके 2 गाने शूट कर रहे हैं इधर। एक तो यहाँ पे कर रहे हैं और उनका प्लान था लद्दाख का भी, अभी लद्दाख का पूरा कंफर्म नहीं है, वो जाएंगे क्योंकि रास्ता भी बंद है, तो शायद उनका प्लान है कि वो पहलगाम में करेंगे। वो सख्त सिक्योरिटी के दरमियान सलमान खान अपनी को-स्टार के साथ सोनमर्ग के थजवास ग्लेशियर में शूट कर रहे हैं, तो आसपास कई नौजवान और सयाह अपने पसंदीदा अदाकार की एक झलक पाने को बेताब हैं। हम सुबह 9 बजे आए सिर्फ सलमान खान से मिलने के लिए, हम उसके बहुत बड़े फैन हैं। श्रीनगर से। क्यों आए हैं आप? सलमान खान से मिलने, हम सलमान खान के बड़े फैन हैं इसलिए। तो सलमान खान ऊपर है, आप नहीं गए? वो 4 बजे तक आएंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे उसका। तो जितना भी टाइम लगेगा वेट करेंगे? हाँ, हम तब तक वेट करेंगे उसका। आप उनकी सारी फिल्में देखते हैं? हाँ, बजरंगी भाईजान, वांटेड, रेडी। फैंस अपने पसंदीदा अदाकार की एक झलक के लिए घंटों तक इंतजार करते नजर आए, लेकिन उन्हें शूटिंग की जगह पर जाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन इन कश्मीर के नौजवानों और सयाहों ने घंटों इंतजार करने की ठानी, ताकि जब सलमान खान लौटें तो उनकी एक झलक इनको देखने को मिले। कुछ कश्मीरी नौजवान श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पहुँचे, तो कुछ ने सिक्योरिटी एहलकारों को चकमा देने की कोशिश भी की। बस अपने सलमान भाई को देखने आए हैं, हम लास्ट टाइम भी देखने आए, हम बहुत बड़े फैन हैं सलमान खान के, इसीलिए देखने आए हैं। हम सुबह 6 बजे आए हैं यहाँ पे, अभी तक वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शाम तक आएंगे, तो तब तक हम वेट कर रहे हैं। सलमान खान सोनमर्ग के मशहूर होटल स्नोलैंड में अपने क्रू के साथ ठहरे हैं। कहा जाता है कि सलमान खान बजरंगी भाईजान की शूटिंग के दौरान उनके साथ रहे शेफ से बेहद खुश हैं, इसलिए सलमान ने उन्हें पहलगाम से सोनमर्ग बुलाया है। होटल के मुताबिक सलमान के इस होटल में ठहरने से मुस्तकबिल में बहुत फायदे की उम्मीद है। होटल अफसरान का कहना है कि पिछली बार भी जब सलमान खान यहाँ आए थे तो सयाहों के लिए एक अच्छा पैगाम था, और सयाहों की आमद के साथ इससे रोजगार में भी इजाफा होता है। ऑब्वियसली एक 5 स्टार कैटेगरी के जो लोग हैं हमारी इस जगह इतने बड़े होटल में बैठे हैं, तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। वी फील प्राउड ऑफ दैट, क्योंकि हमारे लिए भी अच्छा, टूरिज्म के लिए भी अच्छा, होल वैली के लिए भी अच्छा है। सलमान खान की ये फिल्म ईद पर रिलीज हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि बजरंगी भाईजान की तरह ही बिजनेस करेगी। ये गुज़िश्ता 1 हफ्ते में दूसरा बड़ा बॉलीवुड स्टार है जो वादी में फिल्म शूट करने के लिए पहुंचा है। ऐसे में उम्मीद ये की जा सकती है कि गुज़िश्ता दहाइयों में बॉलीवुड जिस तरह कश्मीर का दीवाना था, अब वो दिन लौट आएंगे। पिछले 1 हफ्ते में बॉलीवुड के 2 बड़े सितारे, पहले अभिषेक बच्चन और अब सलमान खान का कश्मीर में दस्तक देना ये साफ करता है कि कश्मीर एक बार फिर बॉलीवुड को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो रही है। दरअसल 70 और 80 के दहाई में कश्मीर में जो भी फिल्में शूट हुई थी वो बेहद लोकप्रिय रही थी। यही अनुभव शायद बॉलीवुड को एक बार फिर कश्मीर की ओर खींच रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, सोनमर्ग।